हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और बहुत ही बढ़िया आज हम लोग का मॉक टेस्ट होने वाला है। इससे पहले आपका 9 जो है 9 का मॉक टेस्ट हम लोग समाप्त कर दिए। चलिए आज चलते हैं मॉक टेस्ट 10 की ओर। तो पेपर पेन लेके बैठ जाइएगा आज का सीरीज को करने के लिए। तो आज का जो मॉक टेस्ट है बहुत ही लाजवाब रहने वाला है, क्योंकि इसमें जितना हो सकता है सीएचएसएल के सबसे मॉक टेस्ट जो इजी हो सकता है उसको हमने आज इकट्ठा किया है। ठीक है, प्रीवियस को इकट्ठा किया है, जितना लो लेवल का सवाल है तो उसका भी हमें सोल्यूशन करना बहुत जरूरी है, ताकि लो लेवल का सवाल सोच के छोड़ना नहीं है, ताकि वो आगे चल के हमको डिस्टर्ब करे एग्जाम में। ठीक है ना, तो उसको भी साथ में बढ़िया तरीके से हमें तैयारी करना है, चाहे वो लो लेवल का रहे चाहे टफ लेवल का रहे। बाकी तो आपका टफ लेवल मॉडरेट करके चल ही रहा है आपका लो लेवल से लेके। ठीक है, लेकिन आज जो हम लोग का है लो से मॉडरेट रहने वाला है, ना कि हाई लेवल रहने वाला है। ठीक है, तो हमें छोटा छोटा सवाल को भी साथ में लेके चलना है, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। तो आज स्पेशल हम लोग जो है सबसे हलवा सवाल हो, यानी सबसे कह सकते हैं इजी सवालों को इकट्ठा किया है आपको बीच। चलिए हम लोग चलते हैं, आज बहुत ही बढ़िया शानदार हमारा मॉक टेस्ट होने वाला है। चलिए, तो आज का मॉक टेस्ट का हम लोग स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से बढ़िया सवाल के साथ। ठीक है, चलिए। अब जैसे कि पहला सवाल हो गया, देखिए यहाँ पे। तो पहला सवाल है मेरा, एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है। ठीक है, एक अन्य पाइप पूरे हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? चलिए, दो पाइप है, एक ए है एक बी है। पहला जो पाइप है हमारा क्या है, ए है, और दूसरा जो पाइप है बी है। अच्छा, ये जो पाइप है हमारा ए, वो 12 घंटे में भर रहा है, और जो दूसरा पाइप है हमारा 18 घंटे में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। चलिए, खाली कर रहा है तो इसको माइनस लिख लेते हैं, यानी मतलब खाली कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा भर रहा है तो प्लस में ऑटोमेटिक है। अब हमें टंकी की जो हौज है उसकी क्षमता हमें पता रहना चाहिए, तभी तो पता चलेगा भाई कितना के रफ्तार से इतना लीटर भरेगा, वो उतना के रफ्तार से इतना खाली करेगा। तो हमें सबसे पहले टंकी की या हौज की क्षमता ज्ञात करना होगा। जो हमारी क्षमता होगा वो दोनों का क्या होगा, एलसीएम होगा। अगर 12 और 18 का एलसीएम देखे तो कितना हो जाएगा सर, 36 हो जाएगा। ठीक है ना, 36। अब देखिए 36 लीटर या 36 कुछ भी हो, ठीक है, 36 लीटर मान के चलिए कि अगर किसी हौज क्षमता है, तो 12 जो है 12 घंटे भर रहा है, तो उसका रफ्तार कितना आ गया, 3 के। और 18 जो है 18 जिसका घंटा में भर रहा है, वो 36 लीटर जो टंकी है उसको भरने में कितना समय लगेगा, तो 2 के रफ्तार से भरेगा। ठीक है ना, बढ़िया है। 18 घंटे में 36 टंकी को 2 के हिसाब से भरेगा। चलिए, अब दोनों का एफिशिएंसी हमारा आ गया। अब देखिए, जब 3 जो भर वाला टंकी भरा रहा है तो 2 क्या हो रहा है सर, खाली हो रहा है। जब 3 भरा रहा है तो 2 खाली हो रहा है, यानी कि हर घंटे जो है हर घंटे 1 लीटर जो हमारा है 1 लीटर वो पानी जो है टंकी में भरा रहा है या हौज में भरा रहा है। यानी कि 1 घंटे में 1 जो लीटर है पानी हमारा टंकी में भरा रहा है, तो हमारा क्षमता कितना है टंकी के सर, तो क्षमता है 36 है। तो 36 जो है पूरे टंकी को भरने में 1 के रफ्तार से कितना लग जाएगा, तो हमारा 36 घंटा जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? बताइए, बढ़िया सवाल, शानदार सवाल था। चलिए, अगला सवाल है आपका, एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। ठीक, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर पर घंटे की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतने ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी? चलिए, सबसे पहले रेलगाड़ी की हमारा क्या है, दूरी और चाल दिया हुआ है, दूरी और समय दिया हुआ है, तो उसकी चाल पहले निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले देखा जाए कि 10 किलोमीटर क्या हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा जो है 10 किलोमीटर है। और टाइम जो है हमारा, टाइम जो है 12 मिनट है। 12 क्या मिनट है? ठीक है, 12 मिनट में क्या कर रहा है, तय कर रहा है। और फिर बोला कि यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दिया, उसको छोड़ दीजिए। अब डी और टी हमारा मिल गया, तो ए से निकाल लीजिए सबसे पहले। ए से बराबर क्या होता है सर, तो डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है ना, और डिस्टेंस हमारा कितना है सर, डिस्टेंस हमारा 10 किलोमीटर है, और टाइम जो है 12 मिनट है। इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, सॉरी, इसको घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि किलोमीटर हमारा जब दूरी है तो मिनट में टाइम नहीं होगा, हमारा क्या होगा, घंटा में टाइम होगा। तो घंटा में 12 को बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 से डिवाइड अगर नीचे करेंगे तो 60 यहाँ पे क्या दे देगा, गुना आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, तो 12 पचे कितना आ गया, 60 आ गया। और 10 में 50 से गुना कितना आ गया, 10 से 5 से गुना 50। ये 50 जो आया किलोमीटर पर घंटा हमारा क्या आ गया, चाल आ गया। यानी कि स्पीड कितना है हमारा, बताइए, स्पीड आ गया 50 किलोमीटर पर घंटा। अब बोल रहा है जो हमारा जो चाल था उसकी गति जो थी उसमें 5 किलोमीटर घटा देने की बात कर रहा है। ठीक है, कमी कर देने की बात कर रहा है। अच्छा, पहले जो 50 था 5 आ जाएगा हमारा 45 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है,
अब वही बोल रहा है कि जब 45 किलोमीटर पर घंटा चाल हो जाएगी तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय तय करेगी। दूरी कितना हमारा है, अभी न्यू चाल आ गया हमारा, तो स्पीड लिख लीजिए, ठीक है ना, न्यू स्पीड। और हमारा डिस्टेंस कितना था, 10 से था, तो 10 किलोमीटर है। अब पूछ क्या रहा है हमसे, टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कितना लेगी हमसे पूछ रहा है। तो टाइम के लिए क्या करेंगे बताइए, सीधा डी बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ए से गुने टी। अब डिस्टेंस कितना है हमारा बताइए, डिस्टेंस है हमारा 45 है, 10 है, 10 लिख लिए। चाल कितना है, 45 है, 45 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ का 10 था, और गुने टी। ठीक है, यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे हम लोग तो बटा में कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 2 पचे 10 और 9 पचे 45, 2/9 बराबर टी। अब 2/9 क्या है हमारा, घंटा में आया, ठीक है ना। 2/9 हमारा कितने में है, घंटा में आया, क्योंकि किलोमीटर पर घंटा था और डिस्टेंस हमारा किलोमीटर था। अब जब हमारा 2/9 क्या आएगा, टाइम आ गया 2/9 घंटा, लेकिन घंटा में नहीं, हमारा सब मिनट में आंसर है। तो मिनट बनाने कैसे, क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना करेंगे तो 3×3 = 9 और 20×3 = 60, यानी कि 40/3 आएगा, जो कि 13 से ही 1/3 हमारा जो है मिनट देगा। अब 13 से 1/3 मिनट कहाँ है हमारा, तो यहाँ है 13 मिनट 20 सेकंड। अब 1/3 जो है मिनट, उसको सेकंड बदलेंगे तो 20 अबे करेगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए बात को समझ गए, आगे चले। चलिए अगला सवाल है आपका, रंगकर्मी ए एक घर को 40 दिनों में रंग सकता है तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। अब सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 ही दिन में यह काम कर लिया हो, तो अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। सी को पूछ रहा है कि सी जो है अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए की एफिशिएंसी बताइए कितना है, ए जो है 40 दिन में कर रहा है, अच्छा बी जो है 60 दिन में कर रहा है। अब उसके बाद अगर देखा जाए कि सी की सहायता से, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में सर, तो 20 ही दिन में कर देगा। अब लेगा तो काम जल्दी होबे करेगा। अब हमारा काम नहीं पता है कितना है, तो तीनों का एलसीएम ले लेंगे। अगर 40 60 और 20 के एलसीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 40 के रफ्तार से 3 और यहाँ 60 के रफ्तार से 2 और 20 दिन में कर रहा है 120 काम, तो एक दिन में कितना काम, तो 6 काम, है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। सी अकेला उस काम को कर रहा है, ए प्लस सी बराबर का 6 है। अब बी प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा, बी प्लस सी निकालना है ना, तो ए प्लस बी कितना दे देगा हमारा, 5 दे देगा। इतना के मान 5 आ गया, प्लस सी बराबर 6 और सी बराबर कितना जाएगा, 1 आएगा। अब सी का एफिशिएंसी 1 आ गया, तो वह 1 के रफ्तार से 120 काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो 120 दिन में, 120 दिन में। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर है, आगे चले। चलिए अब देखिए यहाँ पे 50,000 रुपये की राशि पर प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 73,205 रुपया हो जाएगी। चलिए, यानी कि हमारा मूलधन दिया हुआ है 50,000, जो रुपया हमारा मूलधन हुआ, और बाकी के चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ रहा है कितना होगा जब 2 वर्षों तक रेट चले हमारा, और जो रुपया हमारा 73,205 रुपया हो जाती है, ठीक है ना। चलिए पी कितना है हमारा, पी हमारा 50,000 है, टाइम कितना है, तो 2 वर्ष है, ठीक है ना। और हमारा ए जो है मूल मिश्रधन जो है हमारा है 73,205 रुपया है, ठीक है ना। 73,205 रुपया है। पूछ क्या रहा है हमसे कि रेट बताइए, रेट पूछ रहा है। सबसे पहले अगर देखा जाए, एकदम सिंपल तरीका क्या है हमारा सर, कि 50,000 की जो राशि है, जो 50,000 की राशि है, 50,000 की राशि वो कितना हो जा रहा है, 73,205 हो जा रहा है, ठीक है ना। 73,205 हो जा रहा है हमारा। अब अगर यहाँ देखा जाए 2 साल की बात करें, तो 2 साल की जब भी बात करें तो क्या करते हैं, इसका अंडर रूट कर देते हैं, ठीक है ना। 2 साल की जब बात करें तो अंडर रूट कर देते हैं सीधा। या ऐसे भी कर सकते हैं आप कि 50,000 की जो राशि है हमारा, वो 73,205 हो जा रहा है, इसका भी अंडर रूटे किया जाता है। तो बात यहाँ पे बराबर है, कुछ भी कीजिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए हमारा, काटते हैं अगर हम 5 से, तो काटेगा कितना बार में सर, तो 10,000 में ई 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, यहाँ पे आपका कितना आ गया 23, यानी कि 5 चौका 20, 3 आ गया 32, 32 आ गया यहाँ पे, 73,205 है, 73,205 है, ठीक है। अब 5 से काटे यहाँ पे तो 1,000 में कटेगा, 50,000 है ना, तो कितना बार 10,000 में कटेगा। अब 5 एकम 5 यहाँ पे एक बार में कटा, अब बचा कितना 23, 5 चौका 20, 3 32, 32 8 बचे कितना हो गया हमारा 40, सॉरी
कितना बार कटेगा, 6 पचे 30, 6 पचे 30 बार में कटेगा। 30 फिर 5 आया है, यानी कि 5 चौका 20 बार है, 5 एकम 5, यानी कि 14 64 एक बार में कट रहा है। ठीक है, 14 64 एक बार में कट रहा है। अब अगर देखा जाए तो कितना गया, 14 64 एक बटा 10,000, 10,000 रूट अंडर कर देंगे। ठीक है, 2 साल के बाद कह रहा है रूट अंडर कर देंगे। अब यहाँ पे देखा जाए तो नीचे वाला को तो पता है कितना हो जाएगा हमारा, नीचे वाला का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ऊपर वाला की बात करें तो 41, 41 है। सबसे पहले एक देखा जाता है किसके, अगर हम वर्ग करता है तो एक ही आता है या 9 के आता है, एक या 9 के आता है। चलिए तो छोटा वाला वैल्यू मान लीजिए कि एक क्या आता है, तो एक लिख लिए। अब 146 जो है, 146 किसका अगर हम, किसका अगर हम स्क्वायर करें कि 146 बीच में आएगा, तो अगर हम 12 के स्क्वायर करें तो 144 होता है, 13 के स्क्वायर करें तो 169 होता है। यानी कि छोटा वाला वैल्यू कितना हो गया, 12, यानी 21 का कहीं ना कहीं ये स्क्वायर रूट है। अब 21 रुपया के मिल रहा है ब्याज 100 पे, तो परसेंट के लिए कितना, परसेंट से गुना कर देंगे 100 से, काटेंगे कितना गया हमारा 21%। ठीक है ना, 100 रुपया हमारा मूलधन था, 121 रुपया मिश्रधन हो गया, यानी कहीं ना कहीं 21 रुपया का हमारा सीआई मिल रहा है। 21 रुपया के 100 पे तो परसेंट के 100 से गुना है, सीधा 21% हो जाएगा। किसी भी वैल्यू का मान 100 पर सीधे 21% हो गया, 21 100 पे 21%। क्लियर। चलिए अगला सवाल है आपका, 2.8 घंटों में 315 किलोमीटर, 315 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए मीटर पर सेकंड में कार की औसत गति कितनी होगी। अब देखिए 2.8 घंटे में 315 किलोमीटर की बात कर रहा है और मीटर सेकंड में पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले गति पूछ रहा है तो चाल पूछ रहा है हमसे, तो चाल बराबर क्या होता है सर, तो दूरी बटा समय। तो 315 हमारा दूरी हो गया और हमारा टाइम जो है 2.8 है। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऑटोमेटिक पता है क्या क्या जाएगा, 10 देगा। अब ये तो हमारा किलोमीटर पर घंटा क्या है, लेकिन मीटर पर सेकंड में पूछा तो सीधा क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर दीजिए। काट के आंसर जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ गुना करते हैं अगर 14 का 28, 9 दूना के 18 और 9 से इसको काटिए कितना बार में, 9 तिया 27 और 9 पचे 45, 35 बार में। ठीक है, अब 7 चौक 28 हो जाएगा यहाँ पे और 7 पचे 35 हो गया। और कटेगा यहाँ पे, जी हाँ कटेगा। अब 2 दूना के 4 और यहाँ पे 5 दूना के 10, अब नहीं कटेगा, यानी कि 125 बटा कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। इसको काटेंगे तो चरती आई 12, 12 अब बच गया 5, 4 एकम 4.4 दूना के 8, यानी कि 31.25 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। देख लीजिए काट के, चलते है 12, 4 एकम 4 खत्म हो गया, बचा 10, 4 दूना के 8, फिर 2 बचेगा यानी कि 5 का 20, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हमारा किलोमीटर पर घंटा था, जैसे ही 5/18 से गुना करें तो मीटर पर सेकंड में सीधा आंसर आपको देगा यहाँ पे। चलिए अब अगला सवाल है, चलिए कीजिएगा। चलिए सवाल है, 640 रुपया के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 रुपया का मिश्रधन बनने में कितना समय लगेगा, आपसे पूछ रहा है। चलिए प्रिंसिपल कितना है सर, 640। अब रेट कितना है सर, रेट हमारा है 2.5%। मिश्रधन कितना है, अमाउंट हमारा है 768। ठीक है ना। अब एसआई की बात करें तो क्या आएगा, तो एसआई बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 768 माइनस प्रिंसिपल कितना आएगा 640, घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 8, 2, 1, यानी कि 128 आ गया हमारा। क्या आ गया 128, एसआई आ गया। एसआई हमारा कितना आ गया सर, 128 आ गया। हमसे पूछ क्या रहा है कि टाइम बताइए, टाइम नहीं पता है, टाइम पूछ रहा है। चलिए टाइम निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला लगाइए, टाइम बराबर क्या हो जाएगा, एसआई गुने 100 बटा प्रिंसिपल गुने रेट। एसआई कितना है हमारा 100
128 है, यहाँ लिख लेते हैं, साइड में काटने में थोड़ा सा स्पेस बन जाएगा हमारा। एसआई कितना है हमारा 128 है, 128 गुने 100 बटा प्रिंसिपल कितना है हमारा, प्रिंसिपल हमारा 640, 640 गुने रेट कितना है 2.5 है। अब 2.5 है, सब पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो देगा, यानी कि एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 चौका 100, ठीक है ना। 64 दुना के 128 और 4 दुना के 8%, यानी कि 8% जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी 8 साल, 8 वर्ष है ना, हमें टी निकालना था, तो 8 वर्ष जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि रेट हमारा 2.5% दिया हुआ था, यानी कि 8 ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है, बताइए, बढ़िया था सवाल, मजा। चलिए अगला सवाल। अब देखिए यहाँ पे, अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत लाजवाब सवाल यहाँ पे है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आपको बताया था कि मॉडरेट से लेकर लो लेवल तक सवाल रहेगा, क्योंकि आज हम लोग जितना हो सके इकट्ठा किए हैं सवाल को, आपको बीच इतना मतलब जैसे मॉक टेस्ट थोड़ा लो लेवल का, ठीक है। अंकित मूल्य का 3/4 विक्रय मूल्य के 5/6 के बराबर है, तो छूट प्रतिशत क्या है। चलिए, अंकित मूल्य का 3/4 बोल रहा है, अंकित मूल्य मीन मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस का 3/4 बराबर में है विक्रय मूल्य का, यानी कि एसपी का 5/6 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे चाहिए तो आप कर सकते हैं, डायरेक्ट काट के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन उससे बढ़िया क्या है, हमें लगता है आपको बटा एसपी बराबर, यहाँ कितना 5/6 है, 5/6, लेकिन गुना होगा 4/3 हो जाएगा, ये डिवाइड में 3/4, 4/3 हो जाएगा। अब यहाँ 2 दुना के 4, 3 दुना के 6, यानी कि 10 बटा कितना आ गया 9 आ गया, तो एमपी और एसपी का रेशियो करें तो कितना आ गया 10:9 आ गया। अब 10 के सामान को मेरे भाई कितना बेच रहा है, 9 रुपए में बेच रहा है, तो कितना का छूट दे रहा है, 1 रुपया का छूट दे रहा है, 1 रुपया का छूट दे रहा है, हमसे डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, डिस्काउंट बटा एमपी गुने 100, यानी कि मार्क प्राइस 100, डिस्काउंट हमारा 1 है, अब मार्क प्राइस कितना है 10 है, अब परसेंट के लिए 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा क्या आ गया डिस्काउंट परसेंट आ गया। 1/10 कितना होता है 10% होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलिए अगला सवाल, समझ में आएगा बात, बढ़िया सवाल था। पहले डिस्काउंट देखिए, एमपी जो है हमारा, यहाँ पे आप कर सकते हैं, सीधा कर सकते थे क्या कि 2 दुना के 4, 3 दुना के 6, 3 तिहाई 9, 5 दुना के 10 कर सकते थे आप, लेकिन बात बराबर है, कहीं से कीजिए, यहाँ एक स्टेप और कर देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट उनको कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा, तो उनको तोड़ तोड़ कैलकुलेशन देना बहुत जरूरी होता है। आगे चले, बढ़िया सवाल था, चलिए नेक्स्ट कीजिएगा। अब सवाल है, किसी बैग को 230 रुपए में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है, यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताइए क्या होगा। चलिए बताइएगा। अब यहाँ पे 2-3 तरीका सवाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो सीपी निकाल सकते हैं। अब सीपी पहले एसपी निकालना होगा, एसपी निकालने के बाद सीपी निकलेगा, सीपी के बाद फिर एसपी बताना है हमें, तो उतना बार 3-4 बार प्रक्रिया करने से बढ़िया है कि एक ही बार में सीधा आंसर लाया जाए। तो 230 रुपये में बेच रहा है, 230 रुपये में बेच रहा है उसको, तो कितना का लाभ हो रहा है सर, 15% का लाभ हो रहा है, 15% का लाभ यानी कि 115 में बेच रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए, यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो कितना में हमें बैग को बिकना होगा, बिक्री कीमत पूछ रहा है हमें। तो 20% के जैसे 15% के लाभ पर बेचा तो 115 हुआ, 20% के लाभ पे बेचेगा तो 120 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 2 बार में, और 2 में 120 से गुना कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, जो आपका ए हो जाएगा। यहाँ पे सीधा एक लाइन में आंसर देख सकते हैं आप, 240 जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। देख सकते हैं आप कितना दो लाइन बन गया। अब चाहिएगा तो इसको सीपी पे बना सकते हैं क्या, एसपी बराबर फॉर्मूला था सीपी बटा 100 गुने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। अब उस पर कीजिएगा तो हमारा सीपी आएगा, सीपी निकालने के बाद फिर 20% के लाभ पर बेचना होगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे शानदार क्या बताएं हम कि सीधा देखिए 230 से बेचा तो 15% के लाभ यानी कि 115 का मान है। अब 20% के लाभ पर बेचना है तो 120 से सीधे गुना कर देंगे, ठीक है, समझ गए। ध्यान रहे, अगर बात करें कि 30% के लाभ पर बेचना है तो 130 का मान पूछ रहा है हमसे, ठीक है। अगर बोले कि हमें 40% के लाभ पर बेचना है तो 140 का मान पूछ रहा है, क्योंकि वैल्यू अपने आप में पहले से ही 100% रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। ठीक है, 115 का मान था, 120 का निकालना था। आगे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल चेंज किए हम। एक दुकानदार 1140 रुपया प्रति किग्रा की दर से पिस्ता बेचता है और 5% हानि का वहन करता है, यानी 5% हानि सहता है। अब उसने 1260 रुपया प्रति किग्रा की दर से बेचने का फैसला किया,
तो इसका क्या परिणाम होगा पूछ रहा है। देखिए पहले जब वो 1140 रुपया पर केजी के हिसाब से बेचता था तो उसको 5% का नुकसान होता था। अब दाम को बढ़ा दिया 1260 रुपया पर किग्रा के हिसाब से बेचेगा, तो पूछ रहा है कि उसका परिणाम क्या होगा, बताइए लाभ होगा कि हानि होगा। ये भी सिंपल तरीका से आप कर सकते हो वैसे तरीका से कि 5% के हानि, 5% के हानि यानी कि कितना बेच रहा है सर, 95% बेच रहा है अपने आप में, है ना। कितना बेच रहा है, 95% बेच रहा है। चलिए अब 5% की हानि 95% बेच रहा है, तो 95% का मान हमारा कितना है सर, 95% का मान जो हमारा है 1200 1140 है, ठीक है ना। अब परसेंट यहाँ लिखना ही कुछ है। देखिए मान लीजिए कोई वैल्यू अपने पास 100% होता है, अब 100% के 5% हानि हो रहा है, 100% यानी कि 95 बेच रहा है वस्तु को, सीधा 95 लिखिए, तो 95 बेच रहा है, लेकिन सवाल में कहा कि 1140 में बेच रहा है, ठीक है, 1140 में बेच रहा है। अब उसने 1260 में बेचने का वादा किया, तो 1260 में जब बेचेगा तो कितना का हमें फायदा या लॉस होगा वही पूछ रहा है। बस 2 लाइन सिर्फ लिखना समझना है, ठीक है ना, लिखना समझ के आंसर आपका आ जाएगा। सवाल समझिए, बोल रहा है कि जब 1140 पे बेच रहा है तो इससे 5% के नुकसान हो रहा है, यानी कि 95 पर बेच रहा है, ठीक है, 100% हो और फिर वही बोल रहा है कि यदि हम 1260 रुपया में बेचे तो कितना लाभ होगा वही निकाल देना है, 1260 से गुना कर देना है। अब काटिए यहाँ पे, तो काटिएगा क्या आएगा वैल्यू, 10 से 1 0 कटेगा, 2 बार में अगर इसको काटते हैं तो कितना बार कटेगा सर, तो 7 दूना के 14 5 दूना के 10 57 बार में। अगर इसको काटते 2 बार में तो कितना बार में, 63 बार में, ठीक है। अब 19 × 5 = 95 होता है, 19 × 3 = 57 होता है। अब 3 से काटेंगे तो 3 दूना के 6 3 एकम 3, यानी कि 21 × 5 कितना आ गया, 105%, ठीक है ना। 105% आ रहा है, 105% आ रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह हम 100% पर हम बोले 5% के हाथ पर 95 हुआ, अब 105% आ रहा है, यानी कि 5% अधिक आ रहा है। अपने आप में वैल्यू 100%, अब 5% अधिक आ रहा है, यानी कि 5% का उसको लाभ हो रहा है। तो 105 है, तो यानी कि 5% का उसको गेन हो रहा है। गेन मीन्स लाभ हो रहा है, तो 5% का प्रॉफिट जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर वहां पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपने आप वैल्यू 100%, 105 आ रहा है, यानी कि 5% का मान हमें निकालना है। क्लियर है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम अब अगला सवाल है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाए तो वह अपने आप की 119% हो जाती है, वह संख्या क्या है। चलिए बढ़िया सवाल है। अब सबसे पहले देखा जाए तो इसको बेसिक तरीका से अगर करते हैं हम, ठीक है, पहले बेसिक देखिए इसका, बहुत बढ़िया सवाल है, फिर आपको सौर तरीका ही बताएंगे। ऐसा सवाल एक ना एक पूछ ही देता है, किसी संख्या में जब 38 का योग किया जाता है, यानी कि 38 जोड़ा जा रहा है, तो वह अपने आप की 119% हो जाती है, 119% अपने आप की हो जाती है। मान लिया कि लेट जो संख्या था, लेट नंबर जो हमारा है क्या है, एन है, ठीक है। तो एन में जब हम 38 को जोड़ते हैं तो रिजल्ट जो हमारा आता है उस संख्या का कितना हो जाता है, एन का 119%, यानी कि 119/100 हो जाती है। बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, हम कुछ नहीं किए, है ना। अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या आ जाएगा सर, अगर हम 38 38 को इधर रखते हैं और वहां पे 119 n/100 करके, और ये इधर माइनस में लगाते हैं एन को, ठीक है ना, प्लस में एन है हमारा, माइनस में आ जाएगा एन, कोई दिक्कत नहीं है, एन लिख दिए। अब यहाँ पे देखा जाए तो 38 बराबर 119 n में से 100 एन जाएगा, कितना बचेगा, 19 n, 19 n बटा कितना, 100 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितना बार कटेगा सर, 2 बार में, यानी कि 100 में 200 गुना 200 बराबर एन हमारा आ जाएगा, यानी कि एन का मान क्या आएगा, 2 आएगा, और 200 आएगा, जो हम संख्या माने तो कितना हमारा 200 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ये तो पहला तरीका हुआ बेसिक, बेसिक तरीका हुआ। अगर आप स्मार्ट तरीका से करना चाहते हैं तो मात्र 2 सेकंड का सवाल था सर, किसी भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो, जैसे 5, तो 5 भी अपने आप में 100% है। अगर हम 100 की बात करें तो 100 भी अपने आप में 100% है, ठीक है। जितना छोटा वैल्यू हो, जितना पॉइंट से पॉइंट नंबर हो, अपने आप में 100% वैल्यू होता है। तो यहाँ पे किसी भी संख्या की बात कर रहा है, कोई संख्या में नहीं पता है, तो अपने आप में 100% होगी, ठीक है ना, 100% होगी। तो उसमें 38 जब योग कर रहा है तो 119% हो रहा है, ठीक है। यहाँ कोई संख्या होगा, इसमें जब 38 का योग कर रहे हैं ना सर, तो यहाँ कितना हो जा रहा है, 119% हो जा रहा है, यानी कि जो संख्या होगा पहले से अपने आप में कितना परसेंट होगा, 100% होगा, अपने आप में वो 100% होगा। जैसे ही 38 जोड़ते हैं तो कितना की वृद्धि हो रहा है, 19% की वृद्धि हो रहा है, कितना का, 19% की वृद्धि हो रहा है, यानी कि 38 हम जोड़ रहे हैं तो 19% का वृद्धि हो रहा है। काटेंगे तो 19 दूना के 38, अब यहाँ पे 1% आ गया, तो एक का मान कितना हो जाएगा हमारा, 200 आ जाएगा, 100% का मान पूछे तो
तो 100% का मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। समझे बात? यानी कहने का मतलब फिर से समझिए कि हमारा जब सवाल में बोल रहा है कि जब 38 जोड़ रहे हैं किसी संख्या में तो हमारा कितना हो जा रहा है, 119% हो जा रहा है, 119% आ रहा है, यानी कि 38 की वजह से हमारा 19% अधिक आ रहा है, 19% अधिक आ रहा है। इसको काटेंगे तो 1% का मान 2 आ जाएगा और 100% का मान कितना आ जाएगा बताइए, 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, यानी कि 200। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका बिल्कुल ही ए सही हो जाएगा। अब जिस तरीका है चाहे उस तरीका से बना सकते हैं सवाल को। चलिए ठीक है, बढ़िया रहा सवाल, आगे चले। चलिए अगला सवाल बनाइएगा। अब एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई है, यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो तो उसमें कितने वृद्धि करनी पड़ेगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको कीजिए। चलिए, कोई कर्मचारी की बात कर रहा है तो उसकी मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई। अब 20% कटौती करा तो 20% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू लिखिए, कितना था, 1/5 होता है। अगर उसका मान ली कि मजदूरी हमारा 5 था तो उसका 20% कितना होगा, 1 होगा, तो 1 की कटौती कर दिया गया। देखिए जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसका इतना परसेंट ही वैल्यू ऊपर वाला होता है, यानी कि 5 का 20% कितना होगा, 1 होगा। तो 5 का 20% कटौती कर दिया तो कितना उसका पेमेंट मिल रहा है, अब उसको 4 पेमेंट मिल रहा है। कितना मेरा, 4 पेमेंट मिल रहा है। यानी कि पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया सर, 4 हो गया। तो वही बोल रहा है सर कि मजदूरी को पुनः जो मजदूरी के बराबर लाना होगा, यानी कि पहले जितना ही लाना है, कितना लाना है, 5 लाना है, तो कितना उसमें वृद्धि करना पड़ेगा। तो 4 से 5 जाने के लिए 1 की वृद्धि। अब 1 की वृद्धि किस पे, तो 1 की वृद्धि 4 पे। अब परसेंट के लिए 100 से गुना, 1/4 कितना होता है सर, 25% होता है। यानी कि 25% का हमें क्या करना होगा, वृद्धि करना होगा। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल ए जो है सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। बताइए, क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे चले। बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था। चलिए अगर अब एक तरीका और अपना सकते हैं इसमें आप, बढ़िया तरीका है। देखिए वो 20% कटौती कर रहा है, यानी कि एक माइनस होगा, है ना, कटौती कर रहा है यानी कि माइनस होगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि कह रहा है कि पुनः उस वैल्यू पे जाने के लिए कितना उसको वृद्धि करना होगा। तो माइनस है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ऊपर वाला वैल्यू एक छोड़ देना है। अब यहाँ है ना, तो 5 में से 1 हटा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी 1/4 की वृद्धि। अब 1/4 जो है परसेंट में कितना होता है सर, तो 25% होता है। बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीका से भी। समझ गए, बढ़िया था, आगे चले। देखिए अगला सवाल पढ़िए। एक पंक्ति में बैठे 4 विद्यार्थियों में से अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक, तथा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि प्रथम विद्यार्थियों की आयु 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थियों की आयु ज्ञात करें कितनी होगी। प्रथम विद्यार्थी की आयु अगर, देखिए यहाँ पे प्रथम विद्यार्थी की आयु अगर 26 वर्ष है तो अंतिम विद्यार्थी की आयु ज्ञात करना है हमें। अब देखिए यहाँ पे 4 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हुए, मान लीजिए पंक्ति हमारा, पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें बोल रहा है ना कि अंतिम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है, अंतिम 3 यहाँ तक, अंतिम 3 के कितना है सर, 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, ठीक। अब प्रथम जो है, प्रथम 3 विद्यार्थियों की आयु 21 वर्ष है। प्रथम इधर से जाएंगे तो प्रथम कितना है सर, 21 वर्ष है। समझ रहे हैं बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु तो 21 वर्ष, ठीक है। यदि प्रथम विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है सर, 26 है, प्रथम यानी कि फर्स्ट विद्यार्थी की बात कर रहा है, कितना है, 26 वर्ष है। क्या एवरेज उसका, है ना। तो पूछ रहा है कि अंतिम विद्यार्थी का निकालने के, लास्ट विद्यार्थी का पूछ रहा है, यानी कि फोर्थ का पूछ रहा है कि हमारा एवरेज जो है, एवरेज क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए सबसे पहले जो है हमारा देखा जाए कि 3 विद्यार्थी जो अंतिम है उनका अगर हम आपसे पूछे, अच्छा प्रथम 3 विद्यार्थियों की औसत आयु अगर 21 है तो प्रथम 3 विद्यार्थियों का योग कितना हो जाएगा। तो प्रथम 3 विद्यार्थियों का जो योग होगा हमारा कितना होगा, 3 गुने 21, कितना हो जाएगा, 21 तिहाई 63। यहाँ पे सम निकाल दे क्या, प्रथम 3 के, और अंतिम 3 के पूछे तो उनका सम कितना हो जाएगा सर, तो 3 गुने 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। का 63 है, इसका 60 आ गया। बात समझ रहे हैं क्या करें हम। देखिए प्रथम 3 विद्यार्थियों की मान ली कि हमारा कितना औसत है, 21 है, तो उनका योग कितना हो जाएगा, 21 तिरसठ,
21 से 21 सभी का है। अब जो अंतिम 3 है उनका जो एवरेज है 20-20 का है, तो 1 का 20 तो 3 का कितना 60 हो जाएगा, योग निकाल लिए। अब देखिए तीनों का जो सम आया है हमारा स्टार्ट वाला का कितना आया है सर, तो प्रथम 3 का जो विद्यार्थी का 21 था उसका सम आया कितना हमारा 63 आया है। ये किसका है सर, प्रथम 3 का, प्रथम प्रथम 3 का। अब प्रथम 3 का 21 है, प्रथम 3 का 21 है, यानी कि 1 2 3 का 21 है। इसमें से अगर बात करें कि प्रथम 3 में से अगर हम प्रथम विद्यार्थी की एवरेज घटाते हैं, प्रथम विद्यार्थी का अगर एवरेज घटाते हैं, ये वाला घटाते हैं, तो हमारा जो है शुरुआत के 2 वाला के मिल जाएगा एवरेज। शुरुआत के 2 वाला कौन, इसका इसका बनेगा, तो निकाल सकते हैं आपके शुरुआत के दूसरा और तीसरा, दूसरा और तीसरा विद्यार्थी विद्यार्थी का औसत। ठीक है, औसत क्या हो जाएगा सर, तो प्रथम 3 विद्यार्थियों के औसत माइनस प्रथम विद्यार्थी के औसत। तो प्रथम 3 विद्यार्थी का औसत कितना है 63 है, माइनस अब प्रथम विद्यार्थी कितना है सर 26 है, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 में से आपका 6 हो गया 7, और यहाँ 3 में 4 बच गया, 4 में से 2 गया, यहाँ कितना बच गया 2 बच गया, 4 में से 2 गया, यहाँ 5 बचेगा ना, तो 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 बच गया, यानी कि 37 वर्ष। अब 37 वर्ष जो आया किसका किसका है सर, तो ये दोनों का आया 37 वर्ष, कितना आ गया 37 वर्ष। अब ये दोनों का अगर 37 आ गया और तीनों का टोटल हमारा दिया हुआ है 20, तो इसका नहीं निकल जाएगा, बताइए, इसका निकल जाएगा आराम से। बढ़िया सवाल था एवरेज का, ठीक है, तो आराम से कीजिएगा। देखिए यहाँ पे छोटा कर दिया सवाल को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रथम 3 का हमारा दिया हुआ है कितना, अंतिम 3 का हमारा 60 है, अंतिम जो है 3 विद्यार्थी, अंतिम 3 का एवरेज कितना है सर, एवरेज हमारा कितना है, तो हमारा है 60, 60 है एवरेज, ठीक है ना, कितना है 60 है। चलिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पे यहाँ तो लिखा हुआ है, सिर्फ आपका डैश दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। अब अंतिम 3 का हमारा जो 60 है, अंतिम 3 का 60 है, और अंतिम 2 का 37 है, अंतिम 3 का हमारा 60 है और अंतिम 2 का कितना है 21 है, तो हम पूछे कि अंतिम विद्यार्थी की आयु कितना हो जाएगा, तो अंतिम विद्यार्थी की आयु, अंतिम विद्यार्थी की आयु बराबर अंतिम 3 विद्यार्थियों की आयु माइनस अंतिम दो दो विद्यार्थियों की आयु, तो अंतिम 3 विद्यार्थियों की आयु कितना है 60 है, माइनस अंतिम जो है शुरुआती के 2, यानी कि 1 और 2 का कितना हो जाएगा हमारा, बताइए 1 और 2 का कितना हमारा है, तो 37 है, माइनस 37 कर देंगे, समझ गए। अब पूरा 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये वाला तो आ ही नहीं जाएगा लास्ट वाला, तो अंतिम में क्या पूछ रहा है, तो 60 में 37 घटाइए कितना आ जाएगा आपका, तो 23 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 23। अब 23 वर्ष जो है यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बढ़िया सवाल था, ठीक है, एक बार और समझा देते हैं हम। देखिए एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है, अंतिम 3 का विद्यार्थियों का औसत आयु 20 है, तो उनका सम कितना होगा, तो 20 × 60 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रथम 3 के हमारा 21 वर्ष है एवरेज, तो उनका सम कितना हो जाएगा, तो 63 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब आगे है कि अंतिम 3 विद्यार्थियों का देखिए प्रथम 3 के दे दिया, पूछ रहा है कि प्रथम विद्यार्थियों की आयु अगर 26 वर्ष है, प्रथम विद्यार्थी कितना है सर 26 वर्ष है, तो अंतिम विद्यार्थी की आयु कितना होगा, पूछ रहे हैं हमसे। अब देखिए यहाँ से हमें पता है सर कि प्रथम 3 का हमारा जो एवरेज है कितना आ रहा है सर 63 आ रहा है, ठीक है, योग कितना ना 63 आ रहा है। प्रथम 3 में से अगर देखा जाए तो योग 63 आ रहा है, अगर प्रथम को घटा ले तो दूसरा और तीसरा का आ जाएगा, ठीक है, दूसरा और तीसरा का आ जाएगा। अब दूसरा तीसरा का हमारा एज कितना आ गया 37 आ गया। अब टोटल हमारा 20 है, टोटल तीनों का 20 है, जिसमें से 2 का 37 है, ठीक है, समझिएगा। 3 के टोटल हमारा 20 है, यानी कि 60 सम है, और 2 का उसमें 37 है, तो अगर हम दोनों में से अगर घटाते हैं, 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 हमारा आ जाएगा, जो कि लास्ट वाला का हमारा एज आ जाएगा, समझ गए, क्लियर है, बताइए। चलिए अगला सवाल पढ़िए। 38 रुपया प्रति किग्रा तथा 30 रुपया प्रति किग्रा वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को 35.2 रुपया प्रति किग्रा से बेचने पर 10% का लाभ हो, ठीक है। अब मिक्सचर एलिगेशन का बहुत बढ़िया सवाल है, 38 रुपया प्रति केजी से बेच रहा है, तो और 30 रुपये प्रति केजी वाला चीनी को किस अनुपात में मिलाए, देखिए अब 2 तरह का चीनी है, 2 तरह के क्या है चीनी है हमारे पास। अब 2 प्रकार के चीनी है, एक जो हमारा है 38 रुपये पर केजी वाला है, और दूसरा जो हमारा 30 रुपये पर केजी वाला है।
बोल रहा है कि दोनों को किस अनुपात में मिला है ना, तो अगर हम 35.2 रुपये पर केजी बेचे तो हमें 10% का लाभ हो। बताइए अब किस अनुपात में मिलाएंगे ताकि पता भी ना चले और फायदा भी कमाए 35 रुपये बेच के। बढ़िया सवाल था। चलिए अब देखिए 35.2 रुपया में अगर बेच रहा है तो कितना का लाभ हो रहा है सर? 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 110 का मान हमारा कितना है? 35.2 है। तो अगर सीपी निकालना पूछे तो कितना से गुना करेंगे सर? 100 से गुना करेंगे, है ना? 100 से गुना करेंगे। अब यहाँ से पॉइंट घटेगा तो यहाँ जीरो आएगा। अब डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 11 से जो काटेगा तो कितना बार में सर? 32 बार में कटेगा। यानी कितना का सर? 32 केजी हमारा इसका जो कॉस्ट प्राइस था। हमारा तीनों के कॉस्ट प्राइस आएगा। 38 रुपये पर केजी वाला हमारा कॉस्ट प्राइस था, 30 रुपये पर केजी वाला हमारा कॉस्ट प्राइस था। अब इसको बेच रहे थे तो उसको सीपी में कन्वर्ट कर लिए तो हमारा कॉस्ट प्राइस तीनों के आ गया। ठीक है ना? अब एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पे 38 रुपये पर केजी वाला को 30 रुपये पर केजी वाला के साथ किस अनुपात में मिलाएं कि 32 रुपये पर केजी क्या हो जाएगा हमारा कम से कम बेचना पड़े। यानी कि 35.2 में पहले लाभ में बेचते थे, अब इसका कोस्ट प्राइस कितना आ गया? 32 आ गया। सब केजी में है, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एलिगेशन तो पता है आपको, लगा दीजिए इसे। कितना आ जाएगा सर? यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो बड़ा होता है उसमें से घटा देना है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि एक अनुपात कितना आ गया? 3 आ गया। सबसे पहला बात, एलिगेशन आपको सही तरीका से बैठाना चाहिए। एलिगेशन का मतलब क्या होता है कि जो बीच वाला वैल्यू है एक से छोटा रहना चाहिए और एक दूसरा से जो है कम से कम बड़ा रहना चाहिए। यानी कि बीच वाला वैल्यू रहना चाहिए बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यानी कि एक एक अनुपात 3 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पढ़िएगा, बढ़िया सवाल है। एज से बहुत बढ़िया सवाल पूछता है आपका। चलिए कीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए, राम और मोहन की उम्र का अनुपात 4:5 है एवं राम तथा अनिल की उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनकी उम्रों का योग 69 है तो राम की उम्र क्या है? पहले जो रेशियो दिया हुआ उसको लिख लीजिए। राम और मोहन की बात कर रहा है सर। राम मोहन, रेशियो कितना है सर? 4:5 है। 5 है। फिर क्या है कि राम एवं अनिल का उम्र है। राम और अनिल का, अब राम यहाँ ये है तो इसको अनिल इधर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 बार बात किया जाए उसको बीच में रखना चाहिए। 2 बार जब भी किसी का नाम आए उसको बीच में रखिए। 5:6 है। राम अनिल का कितना है? 5:6 है। तो राम यहाँ है, अब अनिल कितना है? 6 है, लिख लीजिए। अब सीधा आप इसको रेशियो बनाइए तो क्या, अब यहाँ 4 है तो यहाँ बगल में 4 आ जाएगा। सबसे बढ़िया बराबर करने का तरीका ये नहीं कि यहाँ पे 5 से यहाँ 4 से, सबसे बराबर करने का तरीका यही है कि जो यहाँ पे वैल्यू आएगा इसके बगल वाला आएगा और जो यहाँ वैल्यू आएगा इसके बगल वाला आएगा। तो यहाँ बगल में कौन है? 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुना कीजिए, 6 चौका 24 हो जाएगा, यहाँ पे 5 चौका 20 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अनिल का उम्र कितना आ गया? 24 आ गया। राम का कितना आ गया? 20 आ गया, यहाँ पे 25 आ गया। बराबर करने का तरीका समझिए, आपका आंसर क्लियर है। समझिएगा फिर से, हम क्या बोले कि यहाँ पे कौन वैल्यू आएगा सर? खाली है, जो खाली स्थान यहाँ पे है तो यहाँ पे जो बगल वाला है वहां पे आएगा। अब बगल में 4 है तो 4 लिख दिए। अब यहाँ पे कौन चीज आएगा सर? तो जो यहाँ बगल में है 5 है तो 5 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर, यानी कि पड़ोसी को लिख देना है। चलिए अब 24 20 25 तीनों का एज आ गया। तीनों का योग अगर करे तो कितना आएगा बताइए? तीनों का ये करें, हाँ एक्स 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 भी मान के बना सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतने आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीनों को जोड़िएगा तो 20 20 60 20 20 60 हो जाएगा, 20 20 20 60 हो गया। अब 5 4 9, यानी कि 69 एज आया। टोटल का सम कितना आ गया? 69 आ गया। और सवाल भी हमारा 69 है, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना है? 1 के बराबर है। अब 1 यूनिट का मान 1 के बराबर है तो राम की उम्र पूछ रहा है हमें, तो राम की एज कितना है सर? तो राम की एज हमारा 20 है, तो राम की एज 20 ना होकर के अपने आप में एक ही गुना कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 20 वर्ष कितना हो गया आपका? 20 वर्ष जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर जो है 20, यहाँ पे बी हो जाएगा। समझ गए बात को? बढ़िया सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
सभी का रेशियो लेके एज निकालिए, एज का सम निकालिए, एज का सम निकालेगा 69 आएगा। अब यहाँ पे अब x मानते सभी में x तो यहाँ 69 x आता है, तो x का मान 1 ही आता है। बात बराबर है, 1 यूनिट का मान 1 के बराबर। x क्यों मानना है? ठीक है, लेंदी हो जाएगा सवाल। बढ़िया, चलिए बनाइएगा। चलिए पढ़िए। 4 दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? बनाइए। अब देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है मेरे भाई? 3:7 है। यदि उनका गुणनफल 1344 है तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले दो संख्या है तो पहली संख्या मान लीजिए यहाँ है और दूसरी संख्या क्या ए है। दोनों का अनुपात कितना है सर? 3:7 है। अगर दोनों जगह एक से लगाए तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का गुणनफल कितना है? 1344 है। 3x गुने 7x बराबर कितना है? 1344 है। अब दोनों 21x² बराबर 1344, यानी कि x² का मान पूछे तो कितना बार कटेगा यहाँ पे बता सकते हैं आप? 21 से कटेगा कितना बार में? 21 छक 26 से, 21 चौक 84, यानी कि x² का मान कितना आ गया हमारा सर? x² का मान आएगा 64, तो x का मान कितना आएगा सर? यहाँ पे 8 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, यानी कि x² जो है उधर जाके रूट डालेगा 64 को, तो 64 का रूट कितना होता है? 8 होता है। अब हमारा जो x का मान 8 आ गया, हमसे पूछ कर कि संख्याओं का योग क्या होगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा हमारा सर? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या पूछ रहा है ना, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का योग क्या होगा हमसे पूछ रहा है। पहली संख्या कितना है? 3x है। अब 3x है तो x की जगह 8 है। 3x है, अब x का कितना है? 8 है, तो 3 में 8 से गुना करेंगे कितना आएगा? 24 प्लस दूसरी संख्या 7x है। 7 में 8 से गुना कितना करेंगे? 56 आ जाएगा। बराबर अगर जोड़ा जाए तो 5 2 7 और 6 4 10, यानी कि 80 आ जाएगा आपका। तो 80 जहां भी दिखे आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ ए में है तो ए जो आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आगे चले। चलिए अगला सवाल है आपका, 20, 250 तथा 120 का महत्तम समावर्तक निकालें, कितना होगा? अब जिनको महत्तम समावर्तक निकालना आता है निकाल सकते हैं आप। सर 20 का पूछ रहा है और फिर हमारा 250 का पूछ रहा है और फिर हमारा 120 का पूछ रहा है, ऐसे निकालिएगा बताइए। फिर निकाल के वैसे ऐसे घेरिएगा, है ना? बढ़िया है। तो ये सबसे बेवकूफी तरीका है माना जाता है, एकदम नहीं करना है, ठीक है? सबसे मतलब लो लेवल का तरीका है, तो इसको नहीं अपनाना है। बहुत ही मतलब टाइम टेकन हो सकता है। कम से कम आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, ये नहीं करना है आपको। तो करना क्या है? सबसे शानदार तरीका अपनाना है क्या? यहाँ पे देखिएगा कितना कितना का पूछ रहा है, तो 20 का पूछ रहा है, 250 का पूछ रहा है और यहाँ पे 120 का पूछ रहा है, ठीक है? अब हम जैसा बता रहे हैं उसे कीजिएगा। अब दोनों का डिफरेंस देखिए, यहाँ पे सबसे अगर कम का डिफरेंस पूछे तो कौन कौन है, तो इस तरीका से लिखिए ना कि जो सबसे कम डिफरेंस है, ठीक है? अब यहाँ अगर हम 20 को यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं जहाँ लगे कि डिफरेंस कम आ रहा है हमें, ठीक है? देखिए 250 के 120 के डिफरेंस कम होगा और 120 और 20 के डिफरेंस कम होगा। ऐसे यहाँ लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिफरेंस थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। अब 250 से 120 का डिफरेंस देखें तो कितना आ जाएगा? 130 का आ रहा है। कितना का आ रहा है? 130 का आ रहा है। और 20 और कितना के बीच देखें? 120 के बीच देखें तो कितना आ रहा है? 100 का आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ई दोनों का डिफरेंस देखिए कितना का आ रहा है? 30 का आ रहा है। 30 का आ रहा है, ठीक है ना? देखिए फिर से समझिएगा, 120 और 250 का डिफरेंस कितना आएगा? 130 आ रहा है। और 120 और 20 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 आ रहा है हमारा। अब फिर 100 130 का डिफरेंस कितना आ गया? 30 आ गया। अब 30 से देखिए कि सभी संख्या कट रहा है, कटने करेगा 20 नहीं कटेगा। इसको तोड़िए फिर 10 गुने 3 में या 15 गुने 2 में, इस तरह से तोड़ सकते हैं ना आप। बताइए 15 से चेक करते हैं तो 15 से तीनों संख्या कटेगा? नहीं कटेगा। 10 से देखते हैं अगर चेक करके। अच्छा, बड़ा बड़ा संख्या से क्यों चेक करेंगे? क्योंकि एचसीएफ का बात कर रहा है। एचसीएफ होता है, देखिए एलसीएम का बात करता है सबसे छोटा वैल्यू लेते हैं, लेकिन एचसीएफ का बात कर रहा है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो सकती है। चलिए अब 10 को उठाते हैं तो 250 को काट देगा 25 बार में, इसको 120 को काट देगा 12 बार में और 20 को काट देगा 2 बार में, यानी कि 10 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया भाई? 10 आ गया। देखिए मात्र आप कितना स्टडी में बता सकते हैं? 10 सेकंड में बता सकते हैं इतना बड़ा संख्या का एचसीएफ क्या होगा।
अगर आप जो स्टार्ट में हम बताए तरीका उस तरीका से कीजिएगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल कीजिए। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर क्या है 84 है। चलिए अगर मान लिया कि पहली जो संख्या हमारा है वो x है तो दूसरे क्या होगा x प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर का बात कर रहा है। अब बड़ा कौन है सर, बड़ा ये है छोटा ये है, दोनों का क्या कर रहा है वर्गों का अंतर। x प्लस 2 जो है इस वर्ग माइनस x का स्क्वायर का अंतर कितना है 84 है। अब बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले हैं। चलिए सोल्यूशन कीजिए, आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, बताइए कितना सर आ रहा है। चलिए आ गया आंसर। देखिए यहाँ पे अब दोनों का वर्गों का अंतर क्या रहा है तो लगा लीजिए a प्लस बी का हर स्क्वायर क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 84। ठीक है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे बिठा दिए। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब 4 अगर इधर माइनस में जाएगा तो क्या आ जाएगा 80 आ जाएगा, यानी कि 4x बराबर कितना आ गया सर 80 आ गया। तो x बराबर कितना आ जाएगा 20 चौका 80। ठीक है x का मान कितना आ गया हमारा 20 आ गया। ठीक है x का मान 20 आ गया। अब x का मान 20 आ गया तो दोनों संख्या पर निकाल लीजिए और सम संख्या का योग पूछ रहा है, यानी कि सम संख्या का पूछ रहा है, यानी कि x प्लस 2 का मान पूछ रहा है हमें। अब x कितना है सर 20 है, 20 प्लस x प्लस 2 यानी कि 22, 20 में 22 जोड़े कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। 42 जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। क्लियर है, बताइए कितना बड़ा सवाल था। दो संख्याओं का दो क्रमागत सम संख्या पूछ रहा है तो अगर पहली संख्या हम x मानते हैं तो उसके बाद लगले क्रमागत क्या आ जाएगा x प्लस 2 आ जाएगा, क्योंकि दो दो आपका होना चाहिए ना इवन नंबर में क्या दो दो कम से कम जैसे 2 4 6 8 ऐसा होता है ना कि 1 1 3 5 होता है। ठीक है अगर x प्लस 1 कीजिएगा तो इवन हो जाएगा थोड़ी ना ऑड हो जाएगा ना वो। चलिए x प्लस 2 लेना है। ठीक अगला सवाल चलिए कीजिएगा। बहुत बढ़िया बहुत छोटा सवाल है ये तो आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए बताइए। देखिए रूट अंडर 0.441 बटा रूट अंडर 0.625। अब दोनों जगह पॉइंट जीरो है तो पॉइंट जीरो हटा सकते हैं ना, तो ऐसे भी कीजिएगा तो कैसे आएगा दोनों का। अब इसका अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा सर 21 आ जाएगा, अंडर रूट इसका आ जाएगा 25। अब गुना कीजिए इसको 25 है तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 210 बैठ जाएगा, यहाँ 210 हो जाएगा। तो 25 अट्ठे 200 और फिर 100 25 चौका 100, यानी कि 0.84 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 0.84 ये हो जाएगा। ठीक है आप काटना तो काट ही सकते हैं, चाहे ऐसे भी कीजिएगा ना तो इसका कैसे आएगा अंडर रूट इसका भी कितना आएगा सर 25 से आएगा। ठीक क्लियर है, आगे चले अगला सवाल। 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेष के रूप में मिलता है, तो उस संख्या को ज्ञात कीजिए। अब ये बढ़िया सवाल है। तो सबसे बढ़िया फॉर्मूला पता है ना आपको कि भाज बराबर क्या होता है, भाज बराबर भाजा गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है अब भाज हमें नहीं पता है, भाज निकालना है। भाजा कितना है सर 38 एक संख्या को विभाजित किया गुणे तो 70 भागफल के रूप में 70 भागफल के रूप में और शेषफल कितना 12 के रूप में मिलता है हमें। तो संख्या बताइए क्या होगा। 38 में 70 से गुना कीजिए, 38 में 70 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 0, 8 7 56 की 6 हाथ में कितना आ गया आपका 5 आ गया। 21 से 5 कितना है सर 26 होता है और प्लस 12। ठीक अब 26 और 60 में 12 जुड़ेगा कितना आएगा 2672। 2672 संख्या हमारा क्या आ गया भाज बराबर 2672 कहने का मतलब जो है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक चलिए अगला और आखिरी सवाल देख सकते हैं आप कितना बढ़िया सवाल है लास्ट देखिए यहाँ पे। आप बड़ा करते हैं सवाल को।
चार 49,237 गुने 3,995 गुने 738 गुने 83 गुने 9 के गुणनफल का इकाई अंक के स्थान बताइए क्या होगा। अब सभी को गुना कर दीजिएगा और बताइए कि लास्ट में जो डिजिट आएगा वो कितना आएगा। अब इतना बड़ी संख्या को बताइए आप गुना कीजिएगा एक यूनिट डिजिट निकालने के लिए नहीं, ऐसा तरीका कीजिए कि सभी का यूनिट डिजिट का बात करें तो सभी का यूनिट डिजिट ले लीजिए। 7 5 8 9 है तो 7 गुने 5 गुने 8 गुने 3 गुने 9। एक मिनट रहेगा। ठीक है, अब देखिए तीनों की इकाई अंक निकालना है तो क्या कहें हम कि सभी को गुना के पूछ रहा है कि गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा। अब गुणनफल के इकाई अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी का अंतिम अंक को क्या करेंगे गुना करेंगे। अब गुना कीजिए 9 27, 27 करते हैं कितना आ गया 7 आ गया। अब 8 7 56 करेंगे, देखिए 7 आ रहा है ना यहाँ पे, बड़े तरीके समझिएगा। 9 27, 27 7 है तो 8 7 56, यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है। 8 7 56 और 6 5 30, यहाँ जीरो आ गया। अब जीरो में फिर 7 से गुना कितना जीरो। अब जैसे ही जीरो बनाएगा तो पूरा यूनिट डिजिट का जीरो हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही आंसर समझिए। 9 में 3 से गुना 27 है तो 7 है यूनिट डिजिट। 7 में 8 से करेंगे लास्ट वाला से गुना होता है तो 8 से 56, यहाँ 6 आ रहा है यूनिट डिजिट। अब 6 में 5 से जैसे गुना करेंगे जीरो दे देगा और जीरो में किसी भी संख्या से गुना कीजिएगा जीरो आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। अब जिनको ये चीज नहीं पता है तो पूरी संख्या गुना कीजिएगा, तो गुना करना में इतना नंबर बड़ा का आप मिनट लग जाएगा, 5 मिनट लग जाएगा, तो बिल्कुल टाइम खराब हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा सीरीज जो है मॉक टेस्ट 10 खत्म होता है। आपको शुरू में बताए थे थोड़ा सा मॉडरेट रहेगा और एकदम हलवा सवाल रहने वाला है। तो आज का सीरीज सभी को करने में मजा आया होगा आशा करता हूँ, और ऐसे ही सीरीज हम लाते रहेंगे डेली आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेट मिले। हमें आप कुछ कर सकते हैं, आप लाइक थोड़ा शेयर कर सकते हैं, बाकी आपके इसमें प्रॉफिट हो रहा है। देख ही रहे हैं आपका डेली प्रैक्टिस से चल रहा है, उधर एमटीएस का भी चल रहा है। इसी चैनल पे जो चाहते हैं कि डेली हम मॉक टेस्ट लगाएं, धुआंधार सीरीज लगाएं एमटीएस और सीएचएसएल का, तो चुपचाप क्या करें सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि डेली नोटिफिकेशन आपका आता रहेगा। कुछ भी नोट्स करने का जरूरत नहीं है, टेलीग्राम के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डेली मॉक टेस्ट लगाइए, धुआंधार लगाइए। आप भी बिगिनर, हम भी बिगिनर, मजा आता है बिगिनर से सीखने और सिखाने में, तो बहुत ही जबरदस्त चलेगा। जितना आप रफ्तार कहिएगा उतना रफ्तार लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मजे से तैयारी कीजिए, मजे से रहिए, और फिर मिलते हैं मॉक टेस्ट 10 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।